फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन 1.0। और इस रैपिड रिवीजन की अमेजिंग सीरीज में हम सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के हर चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। इंडीड हमने चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन जस्ट 52 मिनट्स रिवाइज कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इतना बड़ा चैप्टर ऑफ योर सिलेबस अराउंड 10 आवर्स में हो गया है रिवाइज, और वो भी ऐसा रिवीजन कि एक बार में देख के सब समझ में आ जाए। फिर हमने चैप्टर नंबर 3 देखा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पूरे चारों के चारों यूनिट हो चुके हैं रिवाइज एकदम इजी सिंपल लैंग्वेज में। और हमने और कौन सा चैप्टर का रिवीजन किया, चैप्टर नंबर 6 कंपनीज एक्ट। जी हाँ दोस्तों, सो 4 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं रिवाइज, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर सिलेबस, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, सो अब बताओ दोस्तों, पार्टनरशिप मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। मैम, हर चीज जब एग्जाम्पल से लेके कराते हो तो पार्टनरशिप भी एग्जाम्पल से लेके समझा दो कि क्या होता है पार्टनरशिप। तो देखो, पार्टनरशिप ऐसा होता है कि दो दोस्त है, एग्जाम्पल दो दोस्त है, एक है चंगू, दिस वन इज चंगू एंड दिस इज मंगू। ठीक है, ये चंगू है, ये चंगू है, और सेकेंड फ्रेंड इज मंगू। अब ये दोनों दोस्त जो है ना, इनको समझ में एक चीज आ जाती है। क्या समझ में आ जाती है पता है, कि ये दुनिया जो है, स्पेशली इंडिया, किसी भी चीज के बिना रह सकती है यहाँ के लोग, बट गुपचुप के बिना तो ये लोग नहीं रह सकते। ठीक है, ये लोग गुपचुप के बिना नहीं रह सकते हैं। तो चंगू बोलता है क्यों ना एक काम करते हैं, मैं जो हूँ एक काम करता हूँ, प्रिंसेस कॉलेज के सामने जो है एक गुपचुप का अपना जो है पूरा स्टॉल लगा देता हूँ। और मंगू बोलता है कि क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, प्रगति कॉलेज के सामने जो है क्या करता हूँ, गुपचुप का स्टॉल लगा लेता हूँ। और ये जो गुपचुप का काम है हम क्या करेंगे, मिलके करेंगे। ठीक है, अपन दोनों मिलेंगे और क्या करेंगे, गुपचुप बेचने का काम जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, क्या ये सोल प्रोप्राइटर है, क्या सोल प्रोप्राइटर तो नहीं है, क्योंकि सिंगल पर्सन जब काम करता है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे मिल के काम कर रहे हैं, तो जब मिल के काम कर रहे हैं लेकिन कॉर्पोरेट तरीके से नहीं कर रहे। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी बना के काम करना। तो ये लोग बोलते हैं कि अभी हम कंपनी नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिल के काम कर रहे हैं। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप कुछ नहीं है, ये एक बिजनेस करने का जो है एक तरीका है। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग, 2 or more than 2 people क्या करते हैं, आपस में आते हैं, साथ में मिलते हैं एंड क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो दिस ओनली इज पार्टनरशिप। ठीक है, सो पार्टनरशिप क्लियर हुई। ओके, सो ये चंगू मंगू अच्छे से काम कर रहे हैं, गुपचुप बेच रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज पार्टनरशिप क्या होती है वो तो हमको पता है, बट एलिमेंट्स क्या है पार्टनरशिप के, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो पहला एलिमेंट, पहली चीज जो पार्टनरशिप बनाने के लिए जरूरी है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons। दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद वो लोग बिजनेस करते हैं। सो हमारे एग्जाम्पल में भी जो चंगू और मंगू है वो आपस में मिल रहे हैं और उसके बाद बिजनेस कर रहे हैं ना, तो एसोसिएशन होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एसोसिएशन जो है, दो लोग मिल रहे हैं, तो जो दो लोग मिल रहे हैं उनका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, इंसान होना जरूरी है, या फिर कंपनी भी पार्टनर्स बन सकती है। क्या कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन सकती है, द आंसर इज यस। एक कंपनी चाहे तो किसी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन सकती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन सकती है, क्या नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती पता है, क्योंकि अगर अपन पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे ना, तो पर्सन की डेफिनेशन में नेचुरल पर्सन आता है, बिल्कुल आता है, हम इंसान है, नेचुरल पर्सन है। क्या पर्सन की डेफिनेशन में आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आता है, दैट इज कंपनी। यस, पर्सन की डेफिनेशन में आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज कंपनी आता है, बट पार्टनरशिप जो है वो पर्सन नहीं होता है। तो एक पार्टनरशिप दूसरी पार्टनरशिप की मेंबर नहीं बन सकती। ठीक है, सो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन भी है ये। तो एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। और याद रखना, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, 50 लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम 50% कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ओके, चलो, उसके बाद है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ठीक है, एसोसिएशन तो हो गया, अब एग्रीमेंट होनी चाहिए दोनों के बीच में। मतलब क्या है, आपस में जो है एग्री करना चाहिए कि भाई ये देख, ये काम तेरे को करना है, वो काम मेरे को करना है, हम मिलकर जो है काम करके प्रॉफिट्स कमाएंगे, हम प्रॉफिट्स एक दूसरे में बांटेंगे। तो ये क्या होता है, दिस ओनली इज एग्रीमेंट।
तो आपस में क्या होती है, एग्रीमेंट। अच्छा, तो एग्रीमेंट इन लोग अपनी इच्छा से करते हैं या मतलब फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अब हम आगे जाके जो है पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी लोग मिलके काम करते हैं, पार्टनरशिप में भी मिलके काम करते हैं, बट डिफरेंस क्या है पता है, यहाँ पे पार्टनरशिप जो रहती है ना, पार्टनर्स एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं और फिर मिलके काम कर रहे हैं, जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिलके तो काम कर रहे हैं, बट क्योंकि वो एक ही फैमिली के मेंबर है, एक ही उन लोग को स्टेटस की वजह से जो है वहां पे काम मिला है, ना कि वो आपस में एग्री कर रहे हैं। ठीक है, सो पार्टनरशिप में आपस में एग्रीमेंट होती है, तब जाके फिर पार्टनर्स काम करते हैं। ओके, चलो, सो दो फीचर्स हमने देख लिया। पहला फीचर क्या है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, दूसरा है एग्रीमेंट, तीसरा है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है, जब पार्टनरशिप्स फर्म में पार्टनर्स एग्री करते हैं तो उन लोग क्या एग्री करते हैं पता है, कि आपस में जो है हम प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ए बी एंड सी, क्या ऐसा कोई पार्टनरशिप फर्म बन सकता है कि ए बोलेगा कि मैं ही पूरा प्रॉफिट रखूंगा, बी और सी को बोलेगा तुमको मैं कुछ नहीं दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर पार्टनरशिप फर्म में हो तो प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है। हाँ, ये है कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए बोलेगा कि एक काम करता हूँ 50% प्रॉफिट मैं रख रहा हूँ, 25% बी रखेगा और 25% सी रखेगा। ये हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट्स क्या एक ही पर्सन पूरा रख सकता है क्या? नहीं, बांटना जरूरी है। ठीक है, ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है पार्टनरशिप फर्म में। क्या लॉस शेयरिंग होना भी जरूरी है क्या? लॉस शेयरिंग होना भी जरूरी है क्या? इसका क्या मतलब है, मान लो पार्टनरशिप फर्म में जो है एग्जाम्पल 10 लाख का लॉस हो गया, बिजनेस को 10 लाख का लॉस हो गया, और लेट्स टेक ये 3 लोग ही है पार्टनरशिप फर्म में, ए बी एंड सी, तो ये लॉस जो है तीनों को बियर करना पड़ेगा, या इन लोग एग्री कर सकते हैं कि लॉस पूरा का पूरा ए बियर करेगा, बी और सी बियर नहीं करेंगे? तो ऐसा कर सकते हैं, याद रखना। लॉस के लिए जो है इन लोग बोल सकते हैं कि एक ही पर्सन या एक से ज्यादा जितने भी पर्सन, मान लो ए और बी बस मिलके लॉस बियर करेंगे, सी नहीं करेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो लॉस शेयरिंग जो है उन लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि किसी एक पर्सन, एक पार्टनर लॉस शेयर नहीं करेगा, बाकी सब शेयर करेंगे, या 2 लॉस शेयर नहीं करेंगे, उनके अलावा बाकी लोग शेयर करेंगे। तो लॉस शेयरिंग जो है उससे किसी पार्टनर को बचाया जा सकता है, बट प्रॉफिट शेयरिंग तो सबको होनी चाहिए। ओके, चलो, सो ये है एक फीचर पार्टनरशिप का, दैट इज एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। ओके, उसके बाद है फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट, दैट इज बिजनेस। अगर पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो, याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, कि क्या चैरिटी करने के लिए पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं क्या? नो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, चैरिटी करने के लिए हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। द इंटेंशन शुड बी टू एक्वायर गेन। एक तो बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस का एम होना चाहिए प्रॉफिट्स कमाना, पैसे कमाना, गेन्स कमाना, तभी जाके एक पार्टनरशिप फर्म बनाओ। चैरिटी करना है ना तो फिर पार्टनरशिप मत बनाओ। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पार्टनरशिप फर्म का, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पार्टनरशिप फर्म का, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। अब ये फीचर क्या बोलता है पता है, इसको कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। कार्डिनल मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल। अब चलो इसको अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो ये प्रिंसिपल का नाम क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है और वो एक दूसरे के एजेंट भी है। ठीक है, प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, मान लो कि बी जो है उसको ऑथराइज किया गया है कि वो हमारी फर्म के लिए क्या करेगा, परचेज करेगा। ठीक है, वो हमारी फर्म के लिए क्या करेगा, परचेज करेगा, और बी जाके जो है डी से परचेजिंग करके आ रहा है, बी जाके डी से माल खरीद के आ रहा है। तो बाद में क्या ए और बी इस ट्रांजेक्शन से मुकर सकते हैं क्या? ये बोल सकते हैं क्या कि हमारा इस ट्रांजेक्शन से लेना देना नहीं है, हम तो पार्टनरशिप फर्म के पैसे से इसको पेमेंट होने नहीं देंगे? ऐसा नहीं बोल सकते, वो बाइंड हो जाएंगे इस ट्रांजेक्शन से। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, वो बी जो भी किया है, बी जो भी परचेजिंग किया है उससे बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंड कब होता है पता है, प्रिंसिपल और एजेंसी के रिलेशनशिप पे बाइंड होते हैं। कैसे बाइंड होते हैं, एक प्रिंसिपल है और एक एजेंट है।
प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि एक काम कर, तू मेरे लिए जो है क्या कर, तू मेरे लिए माल को सेल कर, तू मेरे लिए सेलिंग कर। और एजेंट जाके मान लो पंकज को माल बेच के आ जाता है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ना वो बाइंड हो जाता है इस ट्रांजेक्शन से। बाइंड हो जाता है का क्या मतलब है, अब प्रिंसिपल को वो माल जो है पंकज को बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके एजेंट ने उसके बिहाफ में क्या कर दिया है, सेलिंग कर दी है। सेम वे यहाँ पे बी ने पार्टनरशिप फर्म के लिए परचेजिंग कर ली है, तो बाकी दोनों पार्टनर्स बाइंड हो जाएंगे। अब उनको जो माल है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और पेमेंट जो है वो करनी ही पड़ेगी। एक्सेप्ट करेंगे माल और पेमेंट करेंगे डी को, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म और फिर पेमेंट करेंगे डी को। तो यहाँ पे जो बी है ये क्या बन जाता है, बी जो है, बी की हरकत से कौन बाइंड हो रहा है, बी की हरकतों से ए और सी बाइंड हो जा रहे हैं। तो बी यहाँ पे एजेंट, इस ट्रांजेक्शन के लिए बी एजेंट और ए और बी क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल बाइंड होता है ना एजेंट की हरकतों से। ठीक है, चलो एक और इसी में जल्दी से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी और सी। अब यहाँ पे ए का काम है मान लो माल का बेचना। ए जो है इसको बोले है भैया तू पार्टनर हमारा है, तेरे को देते हैं, तू माल बेच। ठीक है, ए जो है ये माल को डी को बेच के आ गया। ठीक है, ए माल को डी को बेच के आ गया, तो क्या बाद में बी और सी मुकर सकते हैं क्या कि अब हम माल का सप्लाई डी को होने नहीं देंगे? नहीं मुकर सकते। तो यहाँ पे बाइंड कौन हो रहा है, बी और सी बाइंड हो रहे हैं। तो जो बाइंड हो रहा है वो कौन बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रिंसिपल। इस ट्रांजेक्शन में बी और सी बन जाएंगे प्रिंसिपल और ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा उनका एजेंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो समझ में आया कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है। अगर वो बाइंड हो जाता है तो वो प्रिंसिपल है, और अगर वो दूसरे को बाइंड कर रहा है उस ट्रांजेक्शन में वो क्या रहता है, एजेंट रहता है। ठीक है, सो म्यूचुअल एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है पार्टनरशिप का। अगर बोलेंगे टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, कैसे पता चले कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप है, तो बोल देना कि वहां पे म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पार्टनरशिप है। ओके चलो, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया म्यूचुअल एजेंसी का मतलब। अब आ जाओ, अपन क्या पढ़े थे, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मेमोरी टेक्निक के साथ देखे क्या? अरे बिल्कुल मैम, हमको तो याद करने से मतलब है। तो मेमोरी टेक्निक इसकी क्या है, 3A एंड 2B, 3A 2B। ठीक है, तो 3A, पहला ए क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, दूसरा ए क्या है, एग्रीमेंट। फिर तीसरा ए क्या है, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। फिर पहला बी क्या है, बिजनेस। और उसके बाद वाला बी जो है दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। तो बाइंडिंग, एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से है दूसरा बी, बी फॉर बाइंडिंग, और ये वाला बी। ओके चलो, सो यहाँ पे हमारा हो गया कंप्लीट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अभी ही मैं बता देती हूँ, एकदम पहले से आपको पूरा डिस्क्लेमर दे देती हूँ। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है म्यूचुअल एजेंसी, अभी जो पढ़ के आ रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? एजेंसी, अगर वहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है तो वो पार्टनरशिप है। अब ध्यान रखो, ठीक है, अब ध्यान रखो, क्या प्रॉफिट शेयरिंग, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है तो क्या वो पार्टनरशिप बन जाएगी क्या, जस्ट बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है? ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग एक बार हो रही है तो हम देख के बोल सकते हैं हो सकता है यहाँ पे पार्टनरशिप हो, क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप में होना कंपलसरी है। तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पार्टनरशिप हो, बट क्या कंपलसरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप ही है? क्वेश्चन घुमाऊ लग रहा है क्या? इजी तरीके से बताऊं तो चलो सुनो, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसके को ओनर है, मान लो एक ओनर है इसका अभय और एक ओनर है इसका सुशील। और ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को रेंट में दे देते हैं। ठीक है, रेंट में दे देते हैं और इन लोग को रेंट मिलता है टोटल 20,000। अभय रखता है 10,000, सुशील रखता है 10,000। तो क्या यहाँ पे इन लोग प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे? कर रहे। तो क्या ये पार्टनर बन गए क्या? नहीं, ये लोग तो को ओनर है। अरे मैम लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग, अरे मैम प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग जो है पार्टनरशिप में होना चाहिए, लेकिन हर जगह जहाँ प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है क्या वो पार्टनरशिप बन जाएगी क्या? नहीं। अगर इसको पार्टनरशिप बनाना है तो एक और फीचर चाहिए, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। तो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग से काम नहीं चलेगा, और भी जगह प्रॉफिट शेयरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई पार्टनर है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसका एक पार्टनर डिसीज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो ऑब्वियसली डेथ हो गई तो अब तो वो चले गया है,
तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनको जो है उनका शेयर जो है प्रॉफिट्स का हिस्सा कुछ टाइम तक मिलते रहता है। तो क्या उनको प्रॉफिट्स का हिस्सा मिल रहा है तो क्या हमारे पार्टनरशिप फर्म के वो पार्टनर बन जाएंगे? नहीं, तो वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर नहीं बनेंगे। तो जस्ट बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप नहीं बन जाएगी अनटिल एंड अनलेस म्यूचुअल एजेंसी ना हो। ठीक है, तो ये हम देख लिया ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। एग्रीमेंट होना जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग भी होना जरूरी है, बट कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्या है, फाइनल एविडेंस क्या है? एजेंसी। ओके, चलो सो ये भी देख लिया कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है। अब आ जाओ देखते हैं कि पार्टनरशिप और अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है बिजनेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल जॉइंट स्टॉक कंपनी, फॉर एग्जांपल क्लब, क्लब से बिजनेस नहीं करते बट स्टिल अपन उसको भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, इनका और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो चलो सबसे पहले आ जाओ लीगल स्टेटस। ठीक है, एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, जो पार्टनरशिप रहती है ना, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, देखो ये फॉर्म बना देते हैं अपन, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, यहाँ पे ले लेते हैं 5 पार्टनर ले लेते हैं, ABCDE। जब ये लोग बिजनेस चालू करते हैं, तो कोई भी बिजनेस चालू होता है तो उसमें पैसा लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे 5 पार्टनर्स जो है अपनी तरफ से पैसा लगा रहे हैं, अपनी तरफ से एसेट्स लेके आ रहे हैं। तो ऐसे करके इन लोग क्या कर रहे हैं, एसेट्स वगैरह लेके आ रहे हैं। तो याद रखना जो भी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है ना, वो इनकी आपस में जॉइंट स्टेट कहलाती है। मतलब ये माना जाता है कि A+B+C+D+E की मिला के प्रॉपर्टी है, वो जॉइंट स्टेट है, मिलाकर प्रॉपर्टी। ये बोलेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है ना, वो इनकी प्रॉपर्टी है, ना कि फर्म का अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, फर्म भी वही है, उसके पार्टनर्स भी वही है, दोनों को सेम समझते हैं। जबकि कंपनी की बात करेंगे ना, कंपनी में क्या होता है, इसको मान लो कंपनी समझो, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, मान लो कंपनी समझो, और ये समझो 5 लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं और वो कंपनी कोई एसेट्स खरीद रही है, तो वो एसेट्स कंपनी के एसेट्स रहते हैं, ना कि इन पार्टनर्स के। ठीक है, सो डिफरेंस समझ में आया। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो भी एसेट्स है वो सबके एसेट्स है, और कंपनी में जो भी एसेट्स है वो कंपनी के है, वो जो पैसा लेके आ रहे हैं उनके एसेट्स नहीं है, कंपनी के एसेट्स है। ठीक है, तो चलो अगर ये क्लियर है तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती है, पार्टनरशिप फर्म की कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती है, फर्म भी वही है, पार्टनरशिप फर्म भी वही है, पार्टनर्स भी वही है, दोनों को एक समझा जाता है। जबकि कंपनी के केस में कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कैसे होती है, कंपनीज एक्ट में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, तो चलो ये क्लियर हो गया। दूसरा, एजेंसी। क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है? क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है? द आंसर इज यस। बट क्या कंपनीज के केस में क्या एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट होता है? क्या मान लो रिलायंस के तो करोड़ों मेंबर्स हैं, तो क्या एक दूसरे का एजेंट है? अगर एक मेंबर ने कुछ कर दिया तो क्या मैं लाइबल हो जाऊंगी? मैंने कुछ कर दिया तो क्या वो लाइबल हो जाएगा? नहीं, तो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है, चलो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट्स का, और कैसे होता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स के आपस में कैसे रिलेशन होंगे, उन लोग प्रॉफिट्स किस रेशियो में बांटेंगे, लॉस किस रेशियो में बांटेंगे, उनका नाम क्या है, ये सब डिटेल्स लिखी रहती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा क्या? यस होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन कंपनीज के केस में क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, बट डिविडेंड डिक्लेयर करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो हिस्सा होता है, कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाया तो वो अपना हिस्सा जो है मेंबर्स को बांटती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ओके, तो डिविडेंड बांटना कंपलसरी नहीं है फॉर अ कंपनी। उसके बाद देखो, अगर लाइबिलिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लाइबिलिटी की। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड, हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब है पता है? ये मान लो ये फर्म है, इसको फिर से फर्म बना देते हैं, पहले फर्म बनाए थे, फिर कंपनी बनाए, फिर फर्म बना देते हैं। तो मान लो ये फर्म है, फर्म को मान लो 1 करोड़ का लॉस हो गया,
और 1 करोड़ रुपए चाहिए लाइबिलिटी को पे करने के लिए, और फर्म के पास इतना एसेट नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो ये ABCDE इनको घर से पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, इनको घर से पैसा लाना पड़ेगा लाइबिलिटी को पे करने के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब घर में बीवी के गहने अगर बिक गए तो बिकने दो, बट लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, याद रखना दोस्तों। कंपनीज एक्ट में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कंपनी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। ठीक है, जितना उन्होंने पैसा लगाया है ना, मैक्सिमम उतना पैसा उनसे मंगवा सकती है कंपनी, उससे ज्यादा नहीं मंगवा सकती। तो कंपनी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है। ओके, फिर प्रॉपर्टी। देखो मैं ये बता चुकी हूँ, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग अलग होते हैं। तो याद रखना, जो प्रॉपर्टी है ना, पार्टनरशिप फर्म के केस में तो वो जॉइंट स्टेट होती है। जॉइंट स्टेट मतलब क्या होता है? हर कोई मालिक है उस प्रॉपर्टी का। अगर 5 प्रॉपर्टी है किसी फर्म में, तो उसके 5, अगर उसके मान लो उस फर्म में 3 पार्टनर्स है, तो तीनों उस प्रॉपर्टी के मालिक है। लेकिन कंपनी के केस में मालिक कौन होता है? कंपनी के केस में कंपनी ही मालिक होती है, कंपनी ही उस प्रॉपर्टी का मालिक होती है, मेंबर्स उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मान लो ABC 3 पार्टनर्स है, सी बोलता है मेरे को पार्टनरशिप फर्म से निकलना है, और मैं अपना जो भी शेयर है, ठीक है, वो अपना किसको देना चाहता हूँ? डी को देना चाहता हूँ। तो ऐसा ही इजीली नहीं दे पाएगा, उसको पहले ए और बी से परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या मैं अपना शेयर डी को दे दूं। अगर ए और बी एग्री कर रहे हैं, तब जाके जो है डी को अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अपन बात करें कंपनी में, तो कंपनी में देखो, पब्लिक कंपनी में तो इजीली अलाउड होता है शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी, बट प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप शेयर्स को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। नॉर्मली जिसका मान लो किसी भी आउटसाइडर को ट्रांसफर करना चाहते हो शेयर्स, तो प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको अलाउ कर रहा है कि शेयर ट्रांसफर कर दो, तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है। अब आ जाओ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट कौन करता है? पार्टनर्स करते हैं। ठीक है, जनरली एक्टिव पार्टनर्स। तो इन लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन पार्टनर क्या काम करेगा। हमारे एग्जाम्पल में चंगू मंगू ने डिसाइड कर लिया था कि चंगू ये काम करेगा, मंगू ये काम करेगा, तो इन लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं। हर पार्टनर चाहे तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन कंपनी की बात सोचो, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, तो क्या मैं रिलायंस में जाके जो है काम करने लग जाऊं, मैनेजमेंट करने लग जाऊं हर चीजों का? नहीं कर सकते। वहां पे मैनेजमेंट करने के लिए कौन है? डायरेक्टर्स। ठीक है, वहां पे मैनेजमेंट करने के लिए कौन है? डायरेक्टर्स होते हैं। ओके, चलो अब पार्टनरशिप फर्म बनाना है। ठीक है, तो क्या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है अपने आप को एज अ पार्टनरशिप फर्म? क्या अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है? कंपल्सरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे बहुत सारे हैं, बट कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अगर आप किसकी बात करोगे? कंपनी की बात करोगे, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, तभी ही एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप फर्म कैसे बंद होगी? कैन बी डिसॉल्व इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीड। हर पार्टनर एग्री कर रहे हैं, बंद कर दो पार्टनरशिप फर्म को। भैया जब सब एग्री कर रहे हो तो फिर बंद ही कर दो। लेकिन कंपनी के केस में एक पूरा का पूरा तरीका है, जिस तरीके को फॉलो करके आपको क्या करना है? वाइंड अप करना है। ठीक है, तो या तो एनसीएलटी बोले तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या फिर रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन पर्सन होता है? वो पर्सन, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी की जो डे टू डे डिटेल्स है रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हैं। कहाँ पे अच्छे से बताया है मैंने? कंपनीज एक्ट में। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो को जाके देख ले एक बार। तो रजिस्ट्रार के पास क्या करते हैं, हम पूरी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, वो होता है रजिस्ट्रार। तो ये दोनों वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स करते हैं। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में आपस में डिसाइड कर लो, बिजनेस नहीं करना है, बंद कर दो। फिर देखो आगे, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 50 मेंबर्स। कहाँ पे लिखा है ये बात? कंपनीज एक्ट में लिखा है। ठीक है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि एक फर्म में, याद रखना, कंपनीज एक्ट बोलता है एक पार्टनरशिप फर्म में 50 मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसकी बात करेंगे, आप अगर बात करेंगे कंपनीज की, तो कंपनीज के केस में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं?
प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके चलो, फिर आ जाओ ड्यूरेशन, कितने टाइम तक पार्टनरशिप फॉर्म चलेगी। तो पार्टनरशिप फॉर्म कितने टाइम तक चलेगी आप आपस में डिसाइड करो कि आपको कुछ टाइम के लिए करना है, लंबे टाइम के लिए करना है, आपस में डिसाइड करो। नॉर्मली क्या होता है पता है, अगर आप इस बारे में डिसाइड नहीं कर रहे हो कि कितने टाइम तक चलना है, तो उस केस में डेथ की वजह से भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तो भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व मतलब खत्म, बाय बाय टाटा, फर्म पूरा बिजनेस बंद। ठीक है, तो कब होगी? डेथ के टाइम पे भी हो सकती है, किसी पार्टनर की डेथ में, रिटायरमेंट में भी। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। समझ में आ रहा है ड्यूरेशन? लेकिन कंपनीज कब बंद होगी? वो परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करती है, वो चलते ही रहती है। मेंबर आए, मेंबर जाए, मेंबर जिए, मेंबर की डेथ हो जाए, मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए। मेंबर बोले तो शेयर होल्डर ना। ठीक है, मेंबर मेंबर बोल रही हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार प्लीज जाके आपके यहाँ देखो, कंपनीज एक्ट देख लो। तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको मेंबर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं। तो अगर शेयर होल्डर जी रहा है, नहीं जी रहा है, कुछ भी हो रहा है, कंपनी हमेशा रहेगी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कंपनी जो है वाइंड अप ना हो जाए, कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए, बंद ना हो जाए। और बंद कैसे होती है, लॉ ने उसको एक पूरा तरीका बताया, ये तरीका फॉलो करोगे तब कंपनी बंद होगी। ऐसे इजीली नहीं है कंपनी बंद करना। ओके, समझ में आया? तो ये है। तो पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के बीच में डिफरेंस समझ में आया। लीगल स्टेटस किसको मिली? कंपनीज को मिली। ठीक है, उसके बाद जो है एजेंसी कहाँ पे है? तो एजेंसी पार्टनरशिप में है। अगर मान लो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फर्म में होता है, कंपनीज में मन है कंपनी का तो वो डिविडेंड बांट देगी। लाइबिलिटी कहाँ पे अनलिमिटेड होती है? पार्टनरशिप फर्म में। प्रॉपर्टी कहाँ पे अपने नाम से रख सकते हैं? कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉपर्टी एक पार्टनरशिप की नहीं रहती है, सबकी मिला के प्रॉपर्टी रहती है। ओके, ऐसे ही आप चाहोगे पार्टनरशिप फर्म में अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती है। ओके, मैनेजमेंट कौन देखेगा? पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर कर सकता है मैनेजमेंट, बट कंपनी के केस में सिर्फ डायरेक्टर्स करते हैं मैनेजमेंट। उसके बाद कंपनी पैदा कैसे होती है? कंपनी को कैसे पैदा किया जाता है? रजिस्ट्रेशन करके। बट पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ देखो वाइंडिंग अप मतलब बंद होना, डिसॉल्व होना, खत्म, बाय बाय टाटा होना। तो पार्टनरशिप फर्म में किसी की डेथ हो गई तो हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, इंसॉल्वेंसी आ गई कंपनी बंद हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर इधर बात करो क्या बोला मैंने? कंपनी बंद हो सकती? नहीं, पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती, सॉरी। अगर आप बताओ वाइंडिंग अप मतलब डिसोल्यूशन, तो अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स वगैरह की डेथ हो गई, ये सब हुआ तो वाइंडिंग अप हो सकती है। बट यहाँ पे क्या है, एनसीएलटी और रजिस्ट्रार ये बताएंगे भैया कब वाइंडिंग अप होगा। नंबर ऑफ मेंबर्स भी क्लियर है, पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 लोग रखो, बट कंपनी के केस में मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी में 200, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड। ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? तो ड्यूरेशन भी बता दिया कि भैया जब अगर डिसॉल्व हो जाएगी, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, तो चांसेस है डिसॉल्व हो जाएगी, बट कंपनी चलते रहेगी। कंपनी क्यों क्या एंजॉय करती है? परपेचुअल सक्सेशन। ओके, तो हमने बहुत बड़ा टॉपिक देख लिया, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आ जाओ देखेंगे पार्टनरशिप वर्सेस क्लब और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से बता दूं, ये बहुत छोटा सा है, क्लब और पार्टनरशिप बहुत छोटा है। पार्टनरशिप में एम है प्रॉफिट कमाना, पैसा छापना, जबकि क्लब में एम है सोशल वर्क करना। प्रॉफिट्स कमाना हमारा यहाँ पे एम नहीं है। ठीक है, सेम चीज, रिलेशनशिप, एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी कहाँ पे? पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी है, क्लब में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। क्लब में ऐसा नहीं होगा कि एक क्लब का मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। क्लब का एग्जाम्पल बताऊं, जैसे लायंस क्लब होता है। ठीक है, लायंस क्लब, ये सब जो क्लब होते हैं ना, ये सोशल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करते हैं। ओके चलो, इंटरेस्ट इन द फर्म्स प्रॉपर्टी, फिर से बता रही हूँ, जो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी होती है ना, वो पार्टनरशिप फर्म के पूरे पार्टनर्स की जॉइंट स्टेट होती है। मतलब माना जाता है सारे पार्टनर्स मिला के जॉइंट मालिक है उसके,
जबकि क्लब की प्रॉपर्टी जो होती है ना वो क्लब के नाम पे ही होती है। जैसे कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे होती है, वैसे क्लब की प्रॉपर्टी क्लब के नाम पे होती है। फिर उसके बाद है डिसोल्यूशन। सेम ऊपर वाला, मेंबर्स का मैंने डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो, तो मेंबर डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्लब के केस में याद रखना, मान लो मैं क्लब की मेंबर हूँ, ठीक है, और अब मेरे को वो क्लब में जम नहीं रहा है, किसी से लड़ाई हो गई, तो मैं वो क्लब से निकल के जा रही हूँ, तो क्या वो क्लब बंद हो जाएगा? नहीं। तो अगर मेंबरशिप चेंज होती है तो क्लब की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब। अब आ जाओ देखेंगे पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट हिंदू फैमिली। इसी को अपन क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली। ये एक लीगल कंसेप्ट है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, और इसकी जो है इनकम टैक्स वाइज अपन सेपरेट फाइलिंग वाइलिंग सब करते हैं। तो ये एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है HUF, ठीक है। चलो, तो पार्टनरशिप फर्म ऊपर भी बताया था मैंने, पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है? एग्रीमेंट के द्वारा। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से एग्री करता है और पार्टनरशिप फर्म बनाता है। जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे बनती है? ये कैसे बनती है? बाय स्टेटस। आप किसी फैमिली में पैदा हो जाओ, आप किसी हिंदू फैमिली में पैदा हो जाओ, अगर वो फैमिली बिजनेस कर रही है तो आप ऑटोमेटिकली उस HUF के मेंबर बन जाओगे। HUF मतलब क्या होता है? देखो, HUF मतलब एक हिंदू फैमिली है जो मिलके क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। अनडिवाइडेड मतलब अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल, एक ही दुकान है और उसमें चाचा ताऊ भाई भतीजा सब एक साथ बैठ रहे हैं, दैट इज नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में आप उसके मेंबर कैसे बनते हो? बाय स्टेटस, बाय बर्थ इन द फैमिली। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली का बच्चा दूसरे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन जाएगा, नहीं। जो जिस घर का बच्चा है वो उसी HUF का मेंबर बनेगा। ओके, अगर पार्टनरशिप फर्म में मेंबर की डेथ हो गई तो डिसोल्यूशन हो सकता है, जरूरी नहीं है हो सकता है। लेकिन HUF के केस में क्या होगा? अगर मेंबर HUF का कोई मेंबर मर गया, कोई अपनी फैमिली, कोई किसी की फैमिली का कोई मेंबर की डेथ हो गई, तो क्या HUF बंद हो जाता है? क्या नहीं, चलते रहता है, ठीक है। मैनेजमेंट, तो हर पार्टनर्स यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं, हर पार्टनर्स को राइट है मैनेजमेंट करने का। अगर हम HUF की बात करेंगे तो मैनेजमेंट का मेन राइट, मेन कर्ता धर्ता कौन होता है? कर्ता होता है, जो मेन उसका हेड होता है, हेड ऑफ HUF। और हेड कौन होता है? ये या जो भी हमारे घर का एल्डर मेल मेंबर या एल्डर फीमेल, एल्डर मेल या एल्डर फीमेल, वो होता है कर्ता। तो एक कोई फैमिली है जिसका सबसे घर का सबसे बड़ा बेटा या बेटी, जो भी सबसे बड़ा है, वो होता है कर्ता, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट, वो करेगा मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। चलो, अथॉरिटी टू बाइंड, तो म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी कहाँ पे है? म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करेंगे तो कर्ता पूरी की पूरी फर्म के लिए काम कर सकता है और कर्ता पूरी की पूरी फर्म को बाइंड कर सकता है। फर्म नहीं लिखते, कर्ता पूरी HUF को बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो कर्ता के काम से पूरा HUF बाइंड हो जाएगा। कर्ता अगर कहीं पे माल बेच के आ रहा है तो HUF बाकी मेंबर्स उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। चलो 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 बढ़ते हैं आगे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में जो है पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अगर HUF की बात करोगे तो सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी किसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। जो मेंबर है, अगर मेंबर को राइट है, मतलब कर्ता को अगर राइट दिए ना, तो कर्ता की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड कर दी है, ठीक है। चलो, उसके बाद कॉलिंग फॉर अकाउंट्स। क्या पार्टनर्स जो है अकाउंट्स मंगा सकते हैं दूसरे पार्टनर से कि चल जल्दी से मेरे को पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा? तो देखो, अगर एक पार्टनर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3 पार्टनर्स है ABC, बुक जो अकाउंट्स है, मान लो B पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और हर चीजों को मेंटेन कर रहा है, तो A B से अकाउंट्स तो मांग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर अकाउंट्स नहीं मिल रहा है तो क्या A B को स्यू कर सकता है? क्या B के ऊपर केस कर सकता है? क्या केस तभी कर सकता है अगर A डिसोल्यूशन भी करना चाहता है। तो अगर वो अकाउंट्स मांग रहा है, लेकिन वो अकाउंट्स जब मांग रहा है जब उसको डिसोल्यूशन करना है, तब वो स्यू कर सकता है। मांग तो कभी भी सकता है, कभी भी बोलेगा मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दे, लेकिन उसके लिए केस कब करेगा, स्यू कब करेगा? जब उसका एम है पूरे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का। अदरवाइज वो स्यू, अदरवाइज जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए स्यू नहीं कर सकता। तो ए को मांगना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मांग ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बी दे देगा। लेकिन मान लो बी नहीं दे रहा है, ए का दिमाग खराब हो रहा है, ए सोचता है इसके ऊपर केस कर दूं,
तो केस कर सकता है, लेकिन तभी कर सकता है जब वो चाहे कि पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिसॉल्व हो जाए, तब वो स्यू कर सकता है। अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करेंगे तो मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट्स इवन एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। तो मेंबर्स अकाउंट्स नहीं मांग सकते जब सेपरेशन हो रहा है, जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पार्टनर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टूट रही है, तब भी जो है अकाउंट्स नहीं मांगा जा सकता है। ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म को गवर्न कैसे किया जाता है? बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कैसे गवर्न करते हैं? बाय हिंदू लॉ। ये हिंदू लॉ भी होता है, पता है ये बात, हिंदू लॉ होता है और उससे एचयूएफ को गवर्न करते हैं। क्या माइनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है? देखो नॉर्मली नहीं बन सकता, लेकिन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में सिर्फ माइनर को अगर बेनिफिट्स मिल रहा है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में मेंबर पार्टनर बन सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये डी ले लेते हैं, ये 16 साल का बच्चा है। ठीक है, तो ये तीनों अगर रेडी है, ये तीनों रेडी है, कंसेंट है इनकी, हाँ बोल रहे हैं, तब ये डी को जो है एज अ पार्टनर ले सकते हैं। तब ये डी को क्या कर सकते हैं? एज अ पार्टनर ले सकते हैं। एंड वो पार्टनर ओनली फॉर बेनिफिट्स होगा। ओनली फॉर बेनिफिट्स का क्या मतलब है? अगर प्रॉफिट्स होगा तो डी को वो प्रॉफिट्स मिलेगा, लेकिन लॉस होगा तो डी को लॉस को शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो डी को सिर्फ मलाई मिलेगी, मक्खन मिलेगा, मतलब अच्छी चीजें मिलेगी, लेकिन गंदी चीजें उससे दूर रखना पड़ेगा। और ये पार्टनर तभी बन सकता है जब बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं वो रेडी हो इस चीज के लिए। ठीक है, लेकिन एचयूएफ की बात करो, एचयूएफ में अगर आपको मेंबर बनना है, मेंबर ऑफ एचयूएफ, मेंबर ऑफ एचयूएफ को ना पार्सनर बोलते हैं, पार्सनर। ठीक है, पार्सनर। तो आप अगर एचयूएफ का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप कैसे बनते हो? आप तो जन्म के साथ ही एचयूएफ का हिस्सा बन जाओगे ना। जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ, अगर वहां पे बिजनेस चल रहा है तो वह आप जन्म के साथ ही क्या हो जाओगे? उसके मेंबर बन जाओगे, उसके पार्टनर बाय बर्थ रहोगे। ओके। तो नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करेंगे तो कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। भाई एक फैमिली में 1000 बच्चे होते नहीं है, बट अगर है फिर भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वो हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। शेयर इन बिजनेस, कितना शेयर होगा? तो एज पर एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म में आपने एक पार्टनरशिप डीड बना दी, उस डीड में लिख दिया कि इस पार्टनर को इतना हिस्सा मिलेगा, इस पार्टनर को उतना हिस्सा मिलेगा। सो एज पर एग्रीमेंट जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में उनको प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलता है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करोगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट्स का हिस्सा होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होता है? मान लो अभी हमारे किसी की फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, 10 पार्टनर्स हैं। अब मान लो किसी की डेथ हो गई तो वो 9 हो गए। अब 9 के बाद मान लो 2 लोग आ गए तो वो 11 हो गए। तो शेयर सेम थोड़ी ना रहता है, शेयर तो चेंज होते रहता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो प्रॉफिट्स का शेयर है वो चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएटिंग शेयर होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एचयूएफ। पार्टनरशिप में मेंबर बनना है तो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट होनी चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप क्या हो सकता है? बाय बर्थ मेंबर होते हो। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो सबसे हेड होता है उसको बोलते हैं कर्ता, और कर्ता की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। ओके, क्या कर्ता से कोई अकाउंट्स मांग के लिए स्यू कर सकता है? सेपरेशन होगा तब भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करोगे तो आप दूसरे पार्टनर को अकाउंट्स के लिए स्यू कर सकते हो। कंडीशन ये है कि जब आप डिसोल्यूशन चाहते हो तभी आप स्यू करो। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली। अच्छा याद रखना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो ये बेनिफिट सिर्फ एच हिंदूज को है। एचयूएफ सिर्फ हिंदूज बना सकते हैं और कोई रिलीजन वाले नहीं बना सकते। बना सकते हैं मतलब क्या? वो बाय बर्थ ही वो एचयूएफ है। क्या? चलो चलो चलो, फिर पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। अब पार्टनरशिप वर्सेस नॉर्मल एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है? पार्टनरशिप में इंटेंशन होता है बिजनेस करने का, प्रॉफिट्स कमाने का। एसोसिएशन में जरूरी नहीं है कि आपका एम यही हो प्रॉफिट कमाना, हो सकता है कोई सोशल रीजन की वजह से एसोसिएशन बना रहा हो। एसोसिएशन मतलब मिल के काम करना। अब मिल के जरूरी नहीं है ना कि आप पार्टनरशिप के रूप में ही काम करो, तो एसोसिएशन कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, चैरिटेबल सोसाइटी। मान लो अभी गणेश जी का टाइम चल रहा है तो मिल के लड़के लोग जो है अपनी सोसाइटी बना लेते हैं और गणेश जी बैठाते हैं, तो वो एसोसिएशन तो है, लेकिन क्या वो पार्टनरशिप है? क्या नहीं। तो आप चैरिटेबल रीजन की वजह से कर सकते हो, रिलीजियस रीजन की वजह से कर सकते हो। पार्टनरशिप में जो है आप बिजनेस ही करोगे।
तभी वो पार्टनरशिप है। एसोसिएशन में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एसोसिएशन में आप एक दूसरे को बाइंड भी नहीं करते हो। समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो अपन क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं दोस्तों, हम क्या क्या पढ़ लिए? तो हम ये पढ़ चुके हैं कि एक पार्टनरशिप में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। हमने देखा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होना जरूरी है। फिर थर्ड हमने देखा पार्टनरशिप वर्सेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, फिर पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। चारों के डिफरेंस देख लिया हमने। अब आ जाओ देखते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है, ठीक है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, आ जाओ बच्चों जल्दी से देखते हैं। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप कितने टाइप की हो सकती है, तो एक होती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब जब तक के पार्टनर्स का मन करेगा ना तब तक के साथ में बिजनेस करेंगे। 10 साल माने तो 10 साल करेंगे, 15 साल माने तो 15 साल करेंगे, 10 दिन माने तो 10 दिन करेंगे, तो जब तक के इच्छा है तब तक के काम करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो जब तक की इच्छा है तब तक के काम करेंगे, कोई फिक्स पीरियड नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे कोई तरीका भी नहीं बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म बंद कब होगी, कैसे बंद होगी, कब बंद होगी, वो भी नहीं बताया। लेकिन क्या बोलते हैं पता है, पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व इफ एनी पार्टनर गिव्स रिटन नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। मान लो कि ए बी सी एकदम पक्के दोस्त मिल के बोलते हैं कि इस दुनिया में तो क्या अगली दुनिया में भी साथ में पार्टनरशिप करेंगे, तो आ गए पार्टनरशिप में और काम कर रहे हैं, तो ये है पार्टनरशिप एट विल। जब तक कि मन होगा तब तक के साथ में काम करेंगे। बाद में सी को लगता है कि नहीं यार मेरे को ये पार्टनरशिप फर्म से निकलना है, तो सी क्या करेगा पता है, एक रिटर्न नोटिस देगा ए और बी को कि अब जो है एक काम करते हैं, ये फर्म से मैं निकल रहा हूँ, फर्म बंद कर देते हैं। तो जब ये रिटर्न नोटिस देगा ना फर्म को, तो ये फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व मतलब खत्म, बाय बाय टाटा, पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी बंद। ओके, तो ये है हमारे पास पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में सोच ले 1 साल के लिए हमको पार्टनरशिप करना है, 1 साल बिजनेस करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आप 1 साल करो पार्टनरशिप फॉर्म, फिर आपकी हो जाएगी खत्म। और अगर आप 1 साल के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर कर सकते हो, वो फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल में, फिक्स पीरियड वाली कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल में। ओके, फिर आ जाओ देखते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है। व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जब हम एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप करें कि ये पर्टिकुलर चीज के लिए हमको पार्टनरशिप करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक घर बनाने के लिए 2 कॉन्ट्रैक्टर साथ में आ गए और दोनों कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि चलो मिलके ये घर बनाते हैं, तो जब वो मिलके किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आ रहे हैं, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जनरल पार्टनरशिप क्या होता है, जनरल पार्टनरशिप मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं, 100 घर बना रहे, तो सब जो जितने भी बिजनेस हो रहे हैं सब चीज जो है सब पार्टनर्स कर रहे हैं, दैट इज जनरल पार्टनरशिप। तो जब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए करें कि इसी चीज के लिए हम पार्टनर है, दैट इज पर्टिकुलर। और जब जनरल चीजों के लिए होता है दैट इज जनरल पार्टनरशिप। ओके, तो हमने ये भी देख लिया बहुत जल्दी से कि काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। तो पहली होती है पार्टनरशिप एट विल, जब तक के मन है तब तक के करेंगे, लेकिन एक बार किसी पार्टनर ने नोटिस दे दी कि फर्म को डिसॉल्व करो, फिर वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा है फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप, इतने ही टाइम हमको क्या करना है, पार्टनरशिप में रहना है। फिर होती है कौन सी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये पर्टिकुलर चीज के लिए पार्टनरशिप करेंगे, बस ये पर्टिकुलर घर बनाने के लिए तू और मैं पार्टनर है, फिर नहीं रहेंगे। जनरल पार्टनरशिप, जितनी भी चीजें ऑन जनरल आपस में फर्म कर रही है सब में पार्टनर है हम, ठीक है। सो ये है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर आ जाओ पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मैं तुम लोगों को ये बात बता चुकी हूँ। पार्टनरशिप डीड का वर्ड तो मैंने अभी सुना दिया कि डीड होती है। डीड क्या होती है, डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट लिखा रहता है, आपस में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में की एग्रीमेंट जो है लिखी जाती है कि पार्टनर्स कौन कौन पार्टनर्स रहेगा, वो पार्टनर्स के जो है मतलब कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उनका, क्या हर पार्टनर लॉस बियर करेगा, क्या लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, हर चीजें उस डीड में लिखी रहती है, ठीक है। वो पार्टनर कहाँ से बिलोंग करता है, सब चीजें। तो जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है, कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है, पार्टनर का नाम क्या है, ये सब चीजें कहाँ पे लिखी रहती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है। ये पार्टनरशिप डीड का रिटर्न होना जरूरी है क्या,
नहीं, ओरल पार्टनरशिप डीड भी हो सकती है, ठीक है, ओरल भी हो सकती है भैया, लेकिन रिटर्न रखो तो ज्यादा बेटर है। डिस्प्यूट होने में कितना टाइम लगता है, ए बी सी की अभी बहुत बन रही है तो ओरल पार्टनरशिप कर लिए, लेकिन फ्यूचर में लड़ाई भी हो सकती है तो प्रूफ तो होना चाहिए ना, तो रिटर्न पार्टनरशिप बेटर होती है, ठीक है। तो ये है। चलो, तो हमने देख लिया पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो चलो जल्दी से देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में पहला टाइप है एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ओके, एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, भाई साहब ये वो बंदा है ना जो पार्टनरशिप फॉर्म में हर चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब बिजनेस करना, कंडक्ट ऑफ बिजनेस करना में इसका एक्टिव रोल होता है। हमको ये पता है कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो ऐसा भी हो सकता है कि ए है, बी है, सी है और डी है, तो ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट डी को जो है उन लोगों ने एज अ स्लीपिंग पार्टनर लिया है। मतलब डी को काम करने की जरूरत नहीं, मान लो उन्होंने बोला डी एक भाई एक काम कर, तू पैसा लगा दे बस, काम मत कर, कोई दिक्कत की बात नहीं, काम हम तीनों कर लेंगे, तू बस क्या कर, पैसा लगा ले। तो ये डी क्या हो जाएगा, स्लीपिंग पार्टनर, जो एक्टिवली बिजनेस नहीं कर रहा है। बट ए और बी और सी जो है, जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इनको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनो और बहुत अच्छे से याद रखो, अगर मान लो इन तीनों पार्टनर में से कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, एग्जाम्पल ए रिटायर हो रहा है, तो ए को पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी है कि मैं इस फर्म से रिटायर हो रहा हूँ। पब्लिक नोटिस, लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है इस बात की कि ए उस फर्म से रिटायर हो रहा है। ऐसा क्यों जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, बाहर के लोग हैं, मान लो कि कोई लोन देने वाली बैंक है या कोई ऐसा पर्सन है जो इस फर्म का क्रेडिटर है, जो इस फर्म को क्या करता है, गुड सप्लाई करता है, उधारी में सामान सप्लाई करता है, तो वो पता है वो एक ही वजह से ये मान लो एग्जाम्पल, वो एक ही वजह से ही इसको सप्लाई करता था फर्म को, एक ही वजह से ही इस पार्टनरशिप फर्म को वो लोन देता था, एक ही वजह से ही गुड सप्लाई करता था। तो भैया बाहर के लोगों को ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि भैया अब ए इस फर्म का हिस्सा नहीं है, ए इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं है, ये सबको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि उन लोग इसी बेसिस में तो हमारी फर्म के साथ डील कर रहे थे ना। तो इस पर्सन को पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और अगर इसने पब्लिक नोटिस नहीं दी, तो अगर पब्लिक नोटिस नहीं दी और फर्म से निकल गया और उसके बाद भी, अब इन लोग को तो पता नहीं है, मान लो ये लेट्स टेक एन एग्जांपल ले लेते हैं अमन, लेट्स टेक एन एग्जांपल अमन। अब अमन इस बिजनेस को अभी भी क्या कर रहा है, माल सप्लाई कर रहा है, सप्लायर है, इसको ये नहीं पता कि ए निकल गया है, ठीक है। अब बाद में इसको पता चल रहा है तो अमन को तो रिस्क लगेगा ना यार, कि मैं तो ए के ऊपर भरोसा करता था इसलिए इस फर्म को माल सप्लाई करता था। तो इस केस में जहां पे आप पब्लिक नोटिस नहीं दे रहे हो, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, वो भी लाइबल हो जाएगा फॉर द फर्म्स डेट, वो भी लाइबल हो जाएगा फॉर द फर्म्स डेट। तो इस केस में जो हमारा एग्जाम्पल है, जो अमन सप्लाई कर रहा है माल को, तो उसकी पेमेंट के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए के साथ बी और बी के साथ सी। अमन चाहे तो ए को भी स्यू कर सकता है, भले ए निकल चुका है फर्म से तो भी ए को स्यू कर सकता है। तो इसलिए भैया बेटर है जो रिटायरिंग पार्टनर है, और अगर रिटायरिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर है तो एक काम करो, पब्लिक नोटिस दो और उसके बाद ही जाओ, ठीक है, लोगों को नोटिस दो। नोटिस कैसे दी जाती है, इट इज गिवन जनरली इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एक डाल दो, छोटा छोटा आता है ना सब, एडवर्टीजमेंट आता है, तो वैसे एडवर्टीजमेंट डाल दो कि भैया अब हम इस फॉर्म के हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एक्टिव पार्टनर। ये भी बताया पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, अगर नहीं दिए तो फिर आप लाइबल हो जाओगे, फिर जो भी लाइबिलिटीज है फर्म की उसके लिए क्या हो जाओगे, लाइबल हो जाओगे। अब आ जाओ, दूसरा है स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर। जैसे आप स्लीपिंग पार्टनर, कुछ काम नहीं करना है, आप बस, हो सकता है आप फॉर्म में पैसा लगा दिए और शांति से बैठे हो सकता है आप फॉर्म में अपना नाम दे दिए शांति से बैठे हो, दैट इज नोन एज स्लीपिंग पार्टनर। और डोरमेंट मतलब भी वही होता है जो कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं डोरमेंट पार्टनर। इसको पब्लिक नोटिस की देने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग रिटायरमेंट। क्यों नहीं है पता है जरूरत, इसलिए नहीं है क्योंकि उसको कोई वैसे ही नहीं जानता था, किसी को पता ही नहीं था कि ये फर्म का पार्टनर है, वो तो रहता ही नहीं था ना, वो बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं रहता था, तो उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, ये वो पर्सन है जिसने फर्म को सिर्फ अपना नाम दे दिया है,
फर्म को अपना नाम दे दिया कि ए फर्म ले मेरा नाम यूज कर। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारी एक फर्म है, मान लो नॉर्मल फर्म है, और एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मेरा दोस्त है, तो मैं उसको बोलूंगी एक काम कर, तू मेरी फर्म में पार्टनर बन जा। क्योंकि तू पार्टनर बन जाएगा ना, तो मेरे लिए तो फायदा होगा कि लोग सोचेंगे यार इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इसकी फर्म में पार्टनर है, तो वो हमारे साथ डील करेंगे। तो इस टाइप के पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर, जो सिर्फ अपना नाम लेंड करते हैं। कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है इसको मेरी फर्म में, कोई इंटरेस्ट नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ये प्रॉफिट शेयर करता है, ना ये बिजनेस में पार्ट लेता है, तो इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बस हाँ, लेकिन ये चीज याद रखना, क्योंकि ये भैया हमारे फर्म का हिस्सा बना है, इसके चक्कर में लोग हमको माल सप्लाई कर रहे हैं, इसके चक्कर में लोग हमको क्रेडिट में पैसा दे रहे हैं, उधारी दे रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स तो लाइबल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भैया इसके चक्कर में लोग हमसे डील कर रहे हैं, तो जब इसके चक्कर में डील कर रहे हैं तो कुछ लाइबिलिटी आएगी उससे रिलेटेड, तो फिर ये लाइबल रहेगा टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी ये लाइबल रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख ले क्या इसका, चलो जल्दी से देख लेते हैं। ए बी सी, और एक ले लेते हैं अमिताभ। अमिताभ जो है सी का फ्रेंड है, तो अमिताभ को भी हमने ले लिया है पार्टनरशिप फर्म के लिए। बस बोले तो अपना नाम दे दे यार, तू बोल दे कि इस फर्म का मैं हिस्सा हूँ, खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं, ना तू काम कर ना तू पैसा लगा, कुछ मत कर, बस अपना नाम दे दे। इस बेसिस में हमको बहुत सारे लोग लोन देने आ गए कि भाई अमिताभ इनका पार्टनर है, बहुत लोग लोन देने आ गए। ऐसे ही एक पर्सन ले लेते हैं अर्पित। अर्पित जो है वो हमको लोन दे रहा है अमिताभ के नाम से। ठीक है, अब हमारी फर्म मान लो लोन पे नहीं कर पा रही है, तो क्या अर्पित जो है अमिताभ को स्यू कर सकता है क्या लोन की रिकवरी के लिए? ये ड्यू लिख दिया मैंने, स्यू कर सकता है क्या? यस। अमिताभ थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लाइबल रहेगा, याद रखना, क्योंकि इसके नाम की वजह से लोन मिला है, तो ये थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स तो लाइबल रहेगा। ओके, तो ये है नॉमिनल पार्टनर। उसके बाद है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली मतलब पता है क्या होता है? बस प्रॉफिट्स हुआ ना तब तुमको प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे। अगर फर्म प्रॉफिट कमा रही, कभी 10 लाख कमा रही, कभी 20 लाख, तो भैया तुमको हिस्सा मिलेगा। एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ए बी सी, और एक ले लेते हैं डी। डी जो है ना ये सी का फ्रेंड है, तो सी बोलता है डी को कि भाई, सी को पता है कि डी अच्छी पैसे वाली पार्टी है, तो सी बोलता है डी को कि भाई एक काम करना, बिजनेस में पैसा लगाना। डी बोलता है देख भाई मैं पैसा तो लगा दूंगा, बट मेरे को तो लॉस तो मेरे को नहीं चाहिए, लॉस का रिस्क तो मैं नहीं उठाऊंगा भाई, कुछ भी हो जाए। तो सी बोलता है अरे अपने को जमता है ना, एक काम कर तू सिर्फ पैसा लगा, अगर प्रॉफिट्स होगा ना तब तो तेरे को देंगे, लॉस होगा तो तेरे को शेयर करने की जरूरत नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, अगर मान लो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और इन लोग का रेशियो है मान लो 1:1:1:1, ठीक है, 1:1 का रेशियो है सबका, तो सबको 2.5 रुपए मिल जाएगा, सबको 2.5 लाख, सबको 2.5 लाख मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो लॉस हो गया, लॉस हो गया, मान लो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, लॉस हो गया इनका, अपने को 4 हिस्सों में बांटना, तो इनका लॉस हो गया मान लो 8 लाख का, 8 लाख का किसी साल लॉस हो गए, तो ये लॉस जो है किस किस को बटेगा? ये तीनों को बटेगा। ये डी को लॉस जो है टच भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो इट इज नोन एज पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट्स ओनली। प्रॉफिट्स होगा तो हिस्सा देंगे, लॉस होगा तो आपको छोड़ सकते हैं। ओके, फिर है इनकमिंग पार्टनर, वेरी इजी। जो पार्टनर फर्म में आ रहा है उसको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। तो यहाँ पे देखो ए बी सी पार्टनर्स थे, नया पार्टनर कौन आया? डी इज द न्यू पार्टनर, सो डी बिकम्स व्हाट? इनकमिंग पार्टनर। अब मान लो इनमें से कोई जाना चाहता है, ए बोलता है भैया मेरा बहुत हुआ खत्म, बाय बाय टाटा करना है, मैं तो निकल रहा हूँ, मैं तो कहीं और घूमने जा रहा हूँ, मैं तो जाके जो है हिमालय में जो है सिद्धियां वगैरह प्राप्त करना है, वहीं पे ही जाके मैं सब कीर्तन वीर्तन ये सब करूंगा। तो ए क्या बन जाएगा? आउटगोइंग पार्टनर। जो फर्म से जा रहा है दैट पर्सन बिकम्स आउटगोइंग पार्टनर। ओके, सो आउटगोइंग पार्टनर क्लियर, इनकमिंग पार्टनर क्लियर। फिर है लास्ट वन, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। व्हाट इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट? ये क्या होता है? तो देखो, लेट्स इसके लिए भी अपन लेते हैं बहुत अच्छा एग्जांपल, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तीनों को, ठीक है। बी जो है, बी जो है ना ये शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? लेट्स टेक यहाँ पे एक जेड भी ले लेते हैं, ए और जेड पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए और जेड क्या है? पार्टनर्स है। बी जो है ना सी के सामने शो कर रहा है, बी जो है सी के सामने शो कर रहा है कि वो ए और जेड के साथ जो है पार्टनरशिप फर्म में है, कि वो ए और जेड का पार्टनर है, ऐसा शो कर रहा है। और उस बेसिस में
सी जो है ना इन ए और जेड को क्या ये वाली पार्टनरशिप फर्म में लोन दे देता है। क्यों देता है पता है? क्योंकि बी अपने आप को होल्ड आउट कर रहा है, बी अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि भाई मैं ए और जेड के साथ पार्टनरशिप में हूँ। उस बेसिस में जो है सी क्या करता है, लोन दे देता है। तो एक चीज याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और उसकी वजह से वो जो उसने झूठ बोला उसकी वजह से सी ने जो लोन दिया ना, तो उसके लिए बी भी लायबल हो जाएगा। तो क्या सी जो है बी को स्यू कर सकता है लोन की रिकवरी के लिए? यस, सी बी को स्यू कर सकता है। यस यस यस। ओके, तो ये हो गया पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो देखो हमने कितने टाइप के पार्टनर्स देख लिए हैं, हमने 7 टाइप का पार्टनर देख लिया। एक पार्टनर दिन रात खट रहा है, काम कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में, दैट इज एक्टिव पार्टनर। एक पार्टनर जो है जो सोते रहता है, कुछ काम नहीं करना भाई, मजे में जिंदगी चल रही, पैसा लगा दिए बैठे रहो शांति से, नहीं भी लगाए तो स्लीपिंग पार्टनर है भैया, नाम वाम दे दिए, दैट इज नोन एज स्लीपिंग पार्टनर, कुछ काम नहीं करते। पब्लिक नोटिस देना किसके लिए कंपलसरी है? एक्टिव पार्टनर। ये तीसरा कौन सा है? नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र के लिए पार्टनर है, नाम दे के छोड़ दिया भाई और कुछ नहीं कर रहा है वो, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए तो लाइबल रहेगा। ठीक है, फिर फोर्थ है प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट्स ओनली। प्रॉफिट्स हुआ तो उसको हिस्सा दो, लॉस हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको लॉस शेयर नहीं करेंगे। इनकमिंग पार्टनर, नया नया पर्सन पार्टनरशिप फर्म में आया है, इनकमिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर जो जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर। फिर उसके बाद पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का क्या मतलब है? दूसरे के सामने आप दिखा रहे हो कि आप इस फर्म के पार्टनर हो, उस बेसिस में थर्ड पार्टी लोन दे रही है फर्म को, थर्ड पार्टी जो है उधारी दे रही है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल रहोगे। अगर ए और जेड चुका नहीं पाए उस पैसे को, पे नहीं कर पाए, तो बी को पे करना पड़ेगा। समझ में आया? तो दिस इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और पार्टनरशिप फर्म का भी यूनिट नंबर 1 डन एंड डस्टेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे से किया है रिवाइज। यूनिट नंबर 1 पार्टनरशिप फर्म कंप्लीटेड, और हमारा बहुत कम पोर्शन बचा है। पार्टनरशिप फर्म के 2 यूनिट्स बचे हैं, एलएलपी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड देन द एंटायर सिलेबस ऑफ लॉ विल बी रिवाइज्ड। और फिर एग्जाम में जो है मस्त जो है धमाल मचाएंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। चलो, सो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अच्छे से पढ़ो, और अगर वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय।